गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आज आप लोग सामने फिजिका पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर की। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना पिछला वीडियो जो था, पिछला लेक्चर जो था, उसमें हमने स्टार्ट किया था कि वेक्टर क्या है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे 12th के जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर हैं, उसको अपने ये यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड किया हुआ है। तो हम सोचे कि क्यों ना साथ साथ उसमें हम 11th का भी कुछ ऐड कर देते, कुछ मटेरियल डाल देते हैं, कुछ चैप्टर्स को उसमें बात कर लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में हमने वेक्टर को शुरू किया था। हमारे पास जो टॉपिक था वेक्टर को था। तो हमारा जो पिछला जो लेक्चर जो था, जो पिछला वीडियो जो था हमारा, वो हमने क्या किया है कि उसमें हमने बेसिकली वेक्टर को ले रखा है। तो उसमें हम जिक्र किए थे कि वेक्टर क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और ये सबसे पहला बात कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। और हमने उस सबको काफ़ी बारीक से, मतलब 0 लेवल से अपर लेवल तक हम देखें उस चीज़ को। फिर हमने ये देखा वेक्टर का टाइप कितने होते हैं, फिर उस टाइप में उस सबको हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी किया है। उसी में हमारे पास एक टॉपिक भी था जिसको ज़्यादा हमने मतलब उस पर डीपली बात किया था, यूनिट वेक्टर को लेकर। तो उसी के आगे हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछला क्लास में यूनिट वेक्टर को हम थोड़ा सा रिकेप लेते हैं। यूनिट वेक्टर को एन कैप से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ऑफ एन बाई में मॉड ऑफ वेक्टर एन। ये होता है यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, मतलब इकाई सदिश निकालने का तरीका। तो आपको पता है, हमने ये भी बता रखा है कि ये मॉड जो होता है ये किस तरह से निकलता है। मॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको परिणामी बोलते हैं। तो किस तरह से परिणामी वेक्टर निकाला जाता है, परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर या मॉड कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर है तो उस सबके कोफिशिएंट को, सबके गुणांक को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस या फिर रिजल्टेंट का बात करते हैं। हमने पिछला वीडियो में इसको काफ़ी डीप में चर्चा किया था, इस पर एक एग्जांपल भी सेट किया था। तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको हम लिंक जो क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको देख लेना। तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे जिक्र करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे आगे इसी यूनिट वेक्टर में जिक्र क्या है मेरा, जैसा कि आपके सामने ये जो टॉपिक है उसमें लिखे हुए हैं, यूनिट वेक्टर इन 1D, यानी कि 1D में इकाई सदिश। इसका मतलब ये होता है 1 डायमेंशंस में यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने हमने क्या ले रखा है, एक्स वाई जेड का एक्सिस ले रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए जो एक्सिस है उसमें उनका यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आई है, आई किसके लिए होता है, आई होता है, इसमें बोला जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ, ये किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। उसी तरह से यहाँ पर जे जो होता है वो किसका यूनिट वेक्टर है, ये होता है वाई एक्सिस का। और उसी तरह से हमारे पास जो के है वो किसके लिए होता है, ये यूनिट वेक्टर है आपका जेड एक्सिस का। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, यहाँ से हमने ये फाइंड किया है कि जो एक्सिस के रूप में हमारे पास मौजूद है तो उसका यूनिट क्या होता है, मतलब उसको हम यूनिट वेक्टर में क्या लिख पाते हैं। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई, यानी आई किसका यूनिट होता है, एक्स एक्सिस का। उसी तरह से वाई एक्सिस के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो जे को इस्तेमाल करता है। और ठीक उसी तरह से जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर में क्या इस्तेमाल किया जाएगा, तो के को इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से 1 डायमेंशंस में कैसे यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है और क्या होता है, ये हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। जैसा कि आपको ये जो एक्सिस में ये दिखाई आपको दे रहा होगा, देखते हैं कि इस पर 1 डायमेंशंस के थ्रू क्वेश्चंस कैसे बनते होंगे, किस तरह से क्वेश्चन। एक एग्जांपल का बात करते हैं, एक एग्जांपल आपको समझ में आएगा। यानी एक्स अक्ष के लिए आई इकाई सदिश का इस्तेमाल करेंगे, वाई अक्ष के लिए जे इकाई सदिश की बात करेंगे, उसी तरह से जेड एक्सिस के लिए, जेड अक्ष के लिए के इकाई सदिश का हम बात करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक कार मूविंग विथ, कह रहा है कि एक कार मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन जेड एक्सिस, इन जेड एक्सिस, calculate the velocity vector। क्वेश्चंस क्या है जरा समझिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कार जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से
जेड एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जेड एक्सिस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, यानी कि वेग सदिश आपको फाइंड करना है, यानी कि वेलोसिटी भी निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो बेसिकली जो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, यानी कि इसका अगर हम क्या करेंगे, रफ्तार निकालेंगे सदिश के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी वेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, u यानी इनिशियल वेलोसिटी का होगा u, और यहाँ से n कैप, ठीक है। u n कैप क्यों लिखे हैं भैया, क्यों लिखे n कैप, जरा ध्यान रखिए। u तो मतलब होगा वेलोसिटी, और ये n कैप यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है ना, मतलब इकाई सदिश को सूचित करता है n। आपको पता होगा, जैसे हम अपने जो पिछला क्लास यूनिट वेक्टर जो था उसमें हम a से इंडिकेट किए थे, a कैप को लेकर, a बोलो या फिर n बोलो, बात वही होता है। तो यहाँ से u मतलब वेलोसिटी और n कैप मतलब डाल दिया, मतलब ये यूनिट वेक्टर का बात हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, हमारा u कितना है, 10 था, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 10 हो जाएगा, 10, ये हो गया कंडीशंस। अब यहाँ से हो जाएगा, ये इसका यूनिट वेक्टर है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर में क्या लिखते हैं हम, के लिखते हैं, 10 के किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से जो होता है ये आपको लिखा जाता है, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करने का ये तरीका है। यानी क्वेश्चन ये था कि एक कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेड एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालें, मतलब कि एक कार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग से क्या कर रहा है कि जेड अक्ष पर जा रहा है, तो क्या करना है, उसका रफ्तार का सदिश फाइंड करना है, रफ्तार सदिश आपको निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वेग सदिश जो होगा ये यहाँ पर क्या है, वेग सदिश अगर हमको फाइंड करना है तो क्या किए हैं, यहाँ से u माने वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है, और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। तो ये लिखेंगे u जो हमारा 10 था, और इसका जो z अक्ष का यूनिट वेक्टर क्या होता है, k होता है, तो 10 के किलोमीटर पर आवर लिख दिया। इस तरह से आप वन डायमेंशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इस तरह से वन डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से हम टू डायमेंशन अब लेते हैं, यानी कि यहाँ ये वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, जरा समझोगे, यानी कि अगर इस ओरिजिन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी एक दिशा में चलेगा, वन टाइम वन डायरेक्शन, यानी कि एक समय में एक ही दिशा पर जाएगा, तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशन, एक बीमा बोलते हैं। यानी कि ओरिजिन से अगर एक बार में एक ही डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वन डायमेंशन, यानी एक बीमा बोलेंगे इसको। अब हम टू डायमेंशंस का जरा बात करते हैं। यूनिट वेक्टर इन 2D के बारे में बात किया जाएगा। ये तो आपको तो ये तो पता चल गया कि अलग अलग अक्ष के लिए कौन कौन से यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टू डायमेंशनल टर्म के लिए वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यानी द्विविमीय के लिए, द्विविमीय, एक बोलते हैं वन डायमेंशन था, एक विमीय बोलेंगे, और टू डायमेंशन को द्विविमीय बोलते हैं। तो द्विविमीय के लिए वेग सदिश कितना होगा ये हम देखेंगे, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा ये हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम उसको पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल टर्म में बात कर लेते हैं कि कंसेप्चुअल टर्म क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर, देखो क्या होता है। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब इसमें कह रहा है जिस तरह से कि लेट अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है x, y, एक पॉइंट P है जो कहाँ पर प्रेट किया जा रहा है, मतलब कहाँ पर उसको एक्स वाई पॉइंट अपना वो सेटअप कर रहा है, मतलब एक्स वाई जो है वो अपना पोजीशंस को सेट कर रहा है। तब बोल रहा है देन इट्स पोजीशन वेक्टर मतलब बोलते हैं इसको स्थानीय सदिश, या फिर सदिश स्थान इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको स्थानीय सदिश बोलेंगे या फिर सदिश स्थान भी बोलेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ है x, y द्विविमीय है, यानी कि अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो x पर भी बंदा आ सकता है और y पर भी आ सकता है ना, तो द्विविमीय इसको बोला जाएगा। यानी कि एक बार में दो दिशा को फॉलो कर सकता है, यहाँ से x के तरफ भी आ सकता है, y के तरफ भी आ सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट P है, बिंदु P है जो अपना पोजीशन दिखा रहा है, अपना स्थान दिखा रहा है एक्स वाई को लेकर, तब इसका हम स्थानीय सदिश या सदिश स्थान या फिर पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट। तो मान लो कि हम थोड़ा सा कुछ ऐसा ये करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको फर्स्ट, और यहाँ पर ये बंदा क्या हुआ है, ये ओरिजिन हो गया ओ और वो हो गया पॉइंट पी, तो ये हो जाएगा ओपी, क्या हो जाएगा वेक्टर ओपी, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर जो इसका होगा, पोजीशन वेक्टर, इसको स्थानीय सदिश बोलेंगे, सदिश स्थान का क्या होगा ओपी। इसको आप आर से भी इंडिकेट कर सकते हो, कैसे निकालेंगे, ये ओपी तो हो गया, आर से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका होता है कि एक बार आप एक्स का स्क्वायर कर लो, एक बार आप वाई का स्क्वायर कर लो। इस तरह से आप स्थानीय सदिश निकालोगे कि वो जो पॉइंट है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस डायरेक्शंस को मूव कर रहा है, एक पॉइंट मतलब कि एक वन टाइम में किस किस डायरेक्शंस को मूव कर रहा है, एक समय में कौन कौन से दिशा को फॉलो किया है, वाई को भी फॉलो कर रहा है, एक्स को भी फॉलो कर रहा है, तो पॉइंट पी हम दिखा रहे हैं एक्स वाई। तो यहाँ से हमारा स्थानीय सदिश या पोजीशन वेक्टर जो होगा ओपी होगा, इसको वेक्टर लिखा है, वेक्टर का सिग्नेचर है। इसको अगर हम आर से इंडिकेट करते हैं, इसको अगर हम आर से इंडिकेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एंगल बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा का बात होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा अल्फा। मान लो कि अभी यहाँ से चलते तो इस तरह से मूव कर रहा है ना, यानी कि एक्स अक्ष से आगे की ओर जा रहा है, तो एंगल जो कितना होगा, जो थीटा एंगल बने वाला था कितना बन रहा है अल्फा। तो इस तरह से स्थानीय सदिश आप निकालोगे और इसका एंगल कितना हो जाता है अल्फा हो जाता है। इसलिए अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग मतलब कि चतुर्थांश में कोण जो होगा वो चेंज करेगा, बदलेगा, अल्फा बीटा गामा में भी आ सकता है। और ये जो बिंदु है द्विविमीय का मतलब होता है कि मान लो कि एक क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में कोई भी जो व्यक्ति है ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, तो दो दिशा को सूचित कर लेगा, एक्स को सूचित करेगा, वाई को सूचित करेगा एक बार में। तो इस तरह से उसका स्थानीय सदिश जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से एक चीज को जरा देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेक्टर जो होता है, वेक्टर इज पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट। और ये दूसरा जो पॉइंट है वीआईपी, स्केलर, स्केलर इज पाथ डिपेंडेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बात करते हैं। कह रहा है कि सदिश जो होता है वो स्थान पर निर्भर करता है, सदिश जो होता है वो स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि स्थान में दिशा और परिणाम दोनों का बात किया जाता है, स्थान में दिशा और परिणाम दोनों का बात किया जाता है। कल बताया था आपको, वेक्टर जो होता है किसको बोलते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, जिसमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं, अदिश किसको बोलते हैं, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। वेक्टर जो होता है पोजीशन डिपेंड होता है, ये पॉइंट पी जो था पोजीशन है ना, पॉइंट पी जो है पोजीशन है, तो ये जो पोजीशन दिखा रही है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, किस दिशा में जा रहा है और कितना इसका वैल्यू देगा ये। और स्केलर जो होता है पाथ डिपेंड, पाथ का मतलब होता है रास्ता। स्केलर जो होता है अदिश जो होता है वो केवल मार्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि मार्ग में आप दिशा का ज्ञान नहीं कर पाते हो, केवल आप ये पता कर पाते हो कि हम कितना चले हैं, ठीक है। जब तक आप नहीं रुकते हो, अगर चलते रहते हो तो आपको पता नहीं चल पा रहा है किस, मान लो कि हम घूम रहे हैं तो किस दिशा में जाएंगे थोड़ी तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम किस दिशा में जा रहे हैं, जब तक रुक नहीं जाते हैं। घर से निकला है कोई व्यक्ति, अगर घर से निकल रहा लगातार मूव कर रहा है तो आप ये नहीं फाइंड कर सकते कि कभी कहोगे भैया ये तो उधर गया है, नहीं इधर नहीं वहाँ गया है, नहीं उस तरफ उत्तर में गया है, कोई बोलेगा दक्षिण की तरफ है, कोई बोलेगा पश्चिम की तरफ, क्योंकि वो बंदा रुका नहीं है कहीं पर। तो अगर कोई बंदा रुक नहीं रहा है, लगातार चल ही रहा है, यानी मार्ग में अग्रसर है, तो उसको आप नहीं कह सकते हो कि किस दिशा में जा रहा है जब तक रुक नहीं जाता है। इसीलिए स्केलर जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब मार्ग पर निर्भर करता है, तो इसलिए मार्ग वाले चीज को हम स्केलर अदिश में बात करते हैं। और अगर पोजीशन डिपेंडेंट होता है, मतलब स्थान फिक्स कर लिया है, तो वो किस रूप में आता है, सदिश में यानी वेक्टर में आ जाता है। फिर से गौर कीजिएगा, पोजीशन डिपेंडेंट कौन होता है, वेक्टर। सदिश जो होता है वो सीधे आपके स्थान पर निर्भर करता है, क्यों, क्योंकि अगर आप स्थान सूचित कर दो मतलब कि उसका दिशा और परिणाम दोनों बता दिए। वेक्टर अगर पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा रहा है।
यहाँ स्केलर है अदिश। अदिश जो होता है मार्ग पर निर्भर करता है, तो मार्ग में तो केवल व्यक्ति अपना मैग्नीट्यूड बताएगा, परिणाम बताएगा, डायरेक्शन नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तो रुका ही नहीं है। जब तक नहीं रुकेगा, चल रहा है, तो आप उसको बताइए नहीं पाओगे कि कहाँ मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है। हम घर से निकल गए तो किसी को थोड़ी नहीं पता, जब तक रुक नहीं जा रहा है तब तक नहीं पता कर सकते हो कि किस दिशा में जा रहा है। अगर हम रुकेंगे तब पता चलेगा कि इस दिशा में ये चल रहा है। तो अगर स्केलर जो होता है मार्ग पर होता है, तो मार्ग में केवल परिणाम होता है, तो मार्ग वाले जितने भी मतलब बात होंगे, जितना भी कंसेप्ट होगा, उसमें केवल स्केलर रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेक्टर पोजीशन डिपेंडेंट, स्केलर पाथ डिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे 3D के बारे में। ये 2D समझ में आ गया। जैसे मान लो O पॉइंट से चल गया कोई व्यक्ति P पॉइंट तक, तो यहाँ पर दो दिशा में जाने की कोशिश कर सकता था, एक x के तरफ में भी और y के तरफ में भी जा सकता था। तो यहाँ से एक समय में दो दिशा को जब फॉलो कर रहा था, इसको 2 डायमेंशंस बोलेंगे, द्विविमीय बोलेंगे, दोनों दिशा में दोनों दिशा में जा सकता था। तो इसलिए इसका स्थानीय सदिश या पोजीशन वेक्टर अगर OP निकालते हैं r मानते हुए, तो x² और y² अंडर में कर देंगे, फाइंड आउट हो जाएगा। और यहाँ से बात करते हैं थीटा कितना होगा, कितना एंगल चल सकता है, तो अल्फा एंगल जा सकता है। क्लियर है? अब 3D के बारे में जरा हम जिक्र कर लेते हैं। 3D क्या होता है? 3D में देखोगे, अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई भी बंदे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अनबैलेंस फील हो रहा है या फिर आपको बाउंस कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ताकि हमें पता चले। क्लियर? अब हम बात करते हैं 3D के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसका स्थानीय सदिश निकालने का तरीका देखो। अब यहाँ से क्या बात किया जाएगा, अब जरा आप समझोगे ये क्या कंडीशंस है। ठीक, 3D में कंडीशंस हो रहा है, मतलब कि त्रिविमीय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय इसको बोलते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस ये है, यूनिट वेक्टर इन 3D यानी त्रिविमीय में 3 डायरेक्शन 3 डायमेंशनल टर्म में यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो O पॉइंट से कोई बंदा चल दिया है, O पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से, तो वो मतलब कि ऐसे पॉइंट को फॉलो कर, ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से तीनों दिशा में जा सकता था। X पर भी जा सकता है, Y पर भी जा सकता है, Z पर भी जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि लेट ए पॉइंट P XYZ, पॉइंट P इस स्थान को फॉलो कर रहा है जहां पर वो तीनों दिशा में जा सकता है। यानी कि एक ही समय में अगर तीनों दिशा को वो जा सकता है तो त्रिविमीय बोलेंगे, 3D बोलेंगे उसको। तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, मतलब कि उसका स्थान का सदिश कितना होगा, स्थानीय सदिश कितना होगा। अगर हम उसको OP मानते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा, √x² y² और z² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √x² y² और z² का बात किया जाएगा। तो इस तरह से हम 3D को ही फाइंड कर सकते हैं। 2D था, दो बार मतलब कि एक ही समय में दोनों दिशा में जा सकता है। 3D एक ही समय में तीनों दिशा में जा सकता है। तो इस तरह से हम 2D और 3D के हिसाब किताब को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप अलग अलग डायमेंशंस को यूनिट वेक्टर में फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कैसे होगा। मतलब कि अलग अलग दिशा में दिशा निर्देश के अनुसार उसका जो होता है इकाई सदिश आप निकाल सकते हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दिशा निर्देश के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? दिशा निर्देश के बारे में देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब अलग अलग क्या होता है कि जैसा भी देख रहे हो कि जो हमारा ये पॉइंट है वो जब मूव कर रहा है, घूम रहा है अलग अलग विमय के अनुसार, तो कोण भी तो बदलेगा ना भैया, जाहिर सी बात है। वो क्या करेगा? कोण भी चेंज करेगा। कोण चेंज करेगा तो किस तरह से चेंज करेगा ये भी आपको जानना होगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्शंस, डायरेक्शन is also measured from x axis। यानी कि अगर आप दिशा का ज्ञान करोगे कि किस दिशा में जा रहा है, तो डायरेक्शन भी फाइंड कहाँ से कर पाओगे? एक्स एक्सिस से ही, क्योंकि एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस से मूव करेगा, धीरे धीरे हर एक्सिस से ये मूव कर सकता है। तो शुरुआत तो एक्स से कर रहा होगा। तो एक्स अक्ष से अगर कोई
ये मतलब कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक्स अक्ष से ही मूव करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, तो उसका दिशा निर्देश का जो बात होगा वो एक्स अक्ष से ही किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिशा निर्देश वाली बात में हमेशा क्या होता है, tan एंगल को लेते हैं। दिशा निर्देश वाली बात में हम क्या करते हैं कि होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर कंसीडर्ड डायरेक्शंस of any object we should to take tangent ratio। यानी हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु का दिशा को पता करने के लिए, दिशा को निकालने के लिए हमें टेंजेंट वाले अनुपात को लेना चाहिए, यानी कि tan को लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, tan को लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, tan को क्यों सेलेक्ट किया जाता है, हर बार में हर डायरेक्शंस के लिए tan को सेलेक्ट क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि भैया इस tan में साइन और cos दोनों आ जाता है, साइन और cos दोनों आ जाता है, इसीलिए tan को सेलेक्ट करना बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये अगर हम साइड रेशियो की बात करते हैं, ट्रायंगुलर साइड रेशियो का अगर हम बात करते हैं, ट्रायंगुलर साइड रेशियो का, तो ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हमें कौन सा ऐसे एंगल, कौन से ऐसे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेना है जिसमें ये तीनों आ जाते होंगे, तो अगर हम साइन के बारे में बात करते हैं तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर हम कॉस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसमें क्या देख रहा है कि तीनों आ गया, PHB तीनों आ जा रहा है ना, तो हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक ऐसा रेशियो चाहिए जो मतलब ऐसा रेशियो चाहिए जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना है। तो जाहिर सी बात है tan बना लेगा, tan बना लेता है, साइन और कॉस को बना लेता है। इसीलिए डायरेक्शंस फाइंड करने के कंडीशंस में tan को ही सेलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, tan को ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब जब भी कोई पूछेगा आपसे कि भैया डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हम tan क्यों लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि tan सूटेबल है, tan सूटेबल है हर तरह का साइड को मेजर करने के लिए। ठीक, तो यहाँ से हमारा टॉपिक है कि डायरेक्शंस जो होता है वो एक्स अक्ष से फॉलो किया जाता है, तो कैसे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ से tan अल्फा। आपको पता है अल्फा कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस से बने हुए को बोलते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा ये किस में जा रहा है भैया, तो एक्स अक्ष से मेजरिंग करने पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक्स अक्ष से मेजरिंग करने पर जा रहा है। तो ये किसके लिए है, यहाँ पर लिख देते हैं हम साइड में, ये एक्स एक्सिस के लिए है। तो जिस एक्सिस के लिए होता है उसको छोड़ दिया जाता है। हम एक्स के लिए मेजर कर रहे हैं ना, तो एक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। ठीक, हम इसको छोड़ दिया, वाई को लिया ना पहले, एक्स से नीचे है हमारा। तो अगर हम निकालते हैं एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स, यानी इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वाई बाई, शॉर्ट फॉर्म है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शंस को लेकर। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, या वाई एक्स को हटाकर क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर लिख लो, इसको बोलेंगे जे और इसको बोलेंगे आई। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस के लिए अगर आप डायरेक्शन फाइंड करते हो तो tan तो लेंगे ही, क्योंकि भाई ये साइन cos दोनों है। तो इसमें क्या एंगल बन रहा है, अल्फा। तो अल्फा बन रहा है तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा। तो tan, ध्यान रखिए जब भी जिस एक्सिस का फाइंड करना होता है वो ऊपर नहीं होता, वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो वाई बाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, वाई बाई एक्स लिखेंगे। क्लियर है, क्योंकि एक्स के बाद कौन सा एक्सिस आता है, वाई ना आता है, इसलिए वाई बाई एक्स। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहे हैं, इस तरह से इस दिशा में ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं। तो x के बाद क्या आता है, y आता है, इसलिए y बाई एक्स लिखेंगे। यानी कोएफिशिएंट ऑफ y का वेक्टर क्या होता है, j, और कोएफिशिएंट ऑफ x का वेक्टर क्या होता है, i। इस तरह से हम लिखेंगे इसको। अगर हम y डायरेक्शंस के लिए जा रहे हैं, यानी कि y में यहाँ पर क्या बनता है एंगल, अब x जो बना लिया, y क्या बनाता है, बीटा बनाता है। क्या बनाता है, बीटा। तो लिखेंगे tan बीटा। तो किसके लिए था, x के लिए होगा, अब होगा y एक्सिस के लिए।
अभी आपको पता है कि जिस एक्सिस का फाइंड करते हैं वो होता है नीचे, यानी y होगा नीचे। अब यहाँ पे कौन आएगा, y का क्या आता है z, क्या आता है z। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, अब z का यूनिट क्या होता है यूनिट वेक्टर में, तो ये होता है k, और फिर यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ y का यूनिट क्या होता है j होता है। तो इस तरह से हम y एक्सिस का भी फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग डायरेक्शन से हम इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे की ओर देखते हुए चलेंगे, फिर बढ़ते हुए चल रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा धीरे धीरे। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, गामा के लिए चलते हैं, अल्फा हो गया बीटा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं गामा, ये गामा के लिए चलते हैं। तो गामा के लिए चलेंगे तो ये कौन सा एक्सिस बनाता है, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस के लिए, क्या हो जाएगा जेड अक्ष के लिए। जेड अक्ष के लिए दिशा निर्देश का ज्ञान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड नीचे है तो एक्स ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो एक्स ही ना आना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए क्या होता है यूनिट आई होता है, और जेड के लिए क्या होता है आपका के होता है। हम लिख देते हैं। इस तरह से दिशा निर्देश का ज्ञान को फाइंड किया जाता है, इस तरह से दिशा निर्देश को ज्ञान को निकाला जाता है, ठीक है। दिशा निर्देश के ज्ञान के कंडीशंस को हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। अभी सिंपल आपको थीटा के अनुसार, यानी कि पूर्ण रूप से डायरेक्शन नहीं मिल रही, थीटा के अनुसार आप निकाल रहे हो, ठीक है। पूर्ण रूप से डायरेक्शन का नहीं है, ये थीटा का ही बात चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसके एब्रॉड, यानी कि इसको और अभी इसको और थोड़ा सा डीप में बात करेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, डीप में बात करते हैं। तो डीप में बात करते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि अभी नॉर्मली आपको केवल ये जानना है कि एक्सिस के आधार पर कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सिस के आधार पर कैसे इसको लिखेंगे। अब हम अगर फुली डायरेक्शंस का बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा जो एंगल बना है, अगर हम एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर अगर बात करने लगेंगे दिशा निर्देश को, तो उसमें कुछ और बात होता है, मतलब उसमें कुछ और इससे थोड़ा सा लेवल जो होता है, स्तर जो होता है बढ़ जाता है, क्लियर है। तो अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आगे के लिए इस वीडियो पर बने रहिएगा, अगला हमारा लेक्चर जल्द ही अपलोड होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।